ओके, तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, उन चैप्टर का पुनरावर्तन मतलब रिवीजन, है ना। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो संख्या होती है वो संख्याएं किस किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हमें भाग सीखना पड़ेगा। तो हम जब भाग करते हैं तो हमें यहाँ पे इस चैप्टर में पॉइंट के बाद वाले भाग करना जरूरी नहीं है। पहली बात तो ये है ना, पॉइंट के बाद आगे मतलब पॉइंट वाले भाग नहीं करने, दशमलव में उसको नहीं लाना है। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम भाग जब करेंगे तो उसकी शेष को भी ध्यान में लेंगे। शेष का भी यहाँ पे बहुत महत्व है ना। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार फॉर्मूला बनेगा जिसको हम यूक्लिड का सूत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बी क्यू प्लस आर। नॉर्मली हम कोई भी संख्या का भाग करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि मैं 19 का 3 से भाग करूँगा तो क्या होगा, 3 छक 18 और यहाँ पे शेष बच गया 1। तो इसमें क्या है, 19 जो है ना उसको हम ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए, है ना। और उसको 3 से भाग कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे ए बराबर 19 और बी बराबर 3। ठीक है। अभी जो ऊपर जो बचता है ना उसको हम भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वजनफल बोलते हैं ना। तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशंट। क्या बोलते हैं? क्वोशंट, है ना। तो उसको हम बोलेंगे क्यू, क्यू बराबर 6। और नीचे जो बचता है ना उसको हम हिंदी में शेष बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। इसलिए आर बराबर क्या हो गया? 1, है ना। अभी मुझे ये 19 प्राप्त करना है तो 19 कैसे प्राप्त करूंगा? तो आप देख सकते हो 19 प्राप्त करने के लिए मुझे इन दोनों का पहले गुणा करना पड़ेगा। 3 और 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो पहले मैं लिखूंगा 3 गुणा 6 प्लस, तो 3 6 तो 18 होता है, फिर भी कितना कम पड़ रहा है 19 बनाने में? 1 कम पड़ रहा है, जो हमारा शेष है वो हम प्लस कर देंगे ना। तो ये हमारा ये इसी के हिसाब से फॉर्मूला बन गया। 19 जो है वो ए है, 3 जो है वो बी है, 6 जो है वो क्यू है और 1 जो है वो आर है। क्लियर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ओके, इसके बाद की बात करते हैं हम। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर तो हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना है, बहुत ही ज़्यादा, है ना। लेकिन समझने के लिए करना है कि इसका जो आर है ना, आर उसका हमें यूज़ करना है। आज तक हमने कभी आर का यूज़ ही नहीं किया है ना। तो यूक्लिड क्या है, आर का भी यूज़ करता है, आर को भी वो देखता है ना, कि शेष जो है वो कितनी हो रही है उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। क्लियर। तो यूक्लिड ने क्या बोला कि अगर किसी दो संख्या का अगर आपको गुसाअ HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो उसके उन दोनों का एक दूसरे के साथ भाग करते जाओ, भाग करते जाओ, भाग करते जाओ, और लास्ट में जब R 0 आ जाता है तो उसका जो B होता है वो हमारा HCF होता है। जैसे कि मैं आपको समझा दूं, भावना ध्यान देना। यहाँ पे मेरे पास समझ लीजिए कि एक ले लेता हूँ 12 और 15। अगर 12 और 15 का HCF मुझे निकालना है तो पहले मैं नॉर्मल गुणनखंड की रीति से मैं सालों से करता आ रहा हूँ, उस हिसाब से करूँगा। तो क्या करूँगा, पहले 12 के गुणनखंड निकालूंगा। 2 दूनी 4 गुणा 3, 2 दूनी 4 3 12 हो गया, मतलब 2 की 2 घात गुणा 3 की कुछ नहीं मतलब 1 घात, है ना। 15 का करें तो हम कैसे करते हैं, है ना। तो 3 गुणा 5 करते हैं, मतलब 3 की भी 1 घात 5 की भी 1 घात, है ना। तो उसका HCF क्या निकलेगा, मतलब गुस्सा क्या निकलेगा। तो इन दोनों में जो कॉमन होता है ना 3, वो हमारा गुस्सा होता है। या फिर इन दोनों में कम से कम घात होती है ना, वो हमारा गुस्सा होता है। कम से कम घात वाला ले लो तो भी देख लो। यहाँ पे 5 की कुछ नहीं मतलब 5 की 0 घात समझ सकते हो। यहाँ पे 2 की कुछ नहीं मतलब 2 की 0 घात समझ सकते हो। तो 2 की कम से कम घात कितनी है? 0 घात। 3 की कम से कम घात कितनी है? 1 घात। 5 की कम से कम घात कितनी है? 0 घात, है ना। तो 2 की कम से कम घात 0 मतलब 2 की 0 घात मतलब 1 हो जाएगा। 3 की 1 घात मतलब 3 हो जाएगा। 5 की 0 घात मतलब 1 हो जाएगा। तो 3 एकम 3 एकम 3 आंसर आएगा। लेकिन यूक्लिड बोलता है कि आर्क की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। आपको करना क्या, इन दोनों में बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है ना। तो 15 अंदर दे देंगे,
इन दोनों में बड़ी कौन सी है? 15। तो 15 जो है 12 को मार रहा है, तो 15 अंदर ले लिया, 12 बाहर ले लिया, तो 12 को गुणा 12 का पहाड़ा बोलूंगा, 12 एकम 12, तो 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, है ना। अभी 3 जो है ना उसको तो बाहर रखना है, 12 को अंदर ले जाना है वापस, तो 3 चौके 12, वापस भाग करते जाना है, करते जाना है, जब तक यहाँ पे जीरो ना है भाग करते ही जाना है, करते ही जाना है ना। तो हमारे पहला भाग हुआ, उसको हम अगर इस प्रकार से लिखे a बराबर बी क्यू प्लस आर के हिसाब से लिखे तो क्या होगा? तो a हमारा था, यहाँ पे 4 की निशानी बनाते ना, ऐसे 4 कर, ऐसे आपको 4 बनाना है। तो इस क्रम में यहाँ से 15 12 1 3, तो 15 बराबर 12 गुणा 1 प्लस 3। दूसरे में क्या हो रहा है? 12 3 4 0, 12 बराबर 3 गुणा 4 प्लस 0, है ना। जब 0 आ जाता है ना आपका, तो उसके ऊपर वाला ले लो या उसमें जो आपका b है वो ले लो, तो वो आपका आंसर आ जाता है। इसलिए इसके बाद से हम लिख सकते हैं कि HCF बराबर 3। तो इस मेथड से करो, गुणनखंड की मेथड से, चाहे ये यूक्लिड की मेथड से करो, दोनों में आंसर सेम ही आना है। लेकिन कभी कभार ये गुणनखंड की रीति बहुत हार्ड पड़ जाती है ना, तो तब ये यूक्लिड वाली मेथड बहुत ही इजी स्टेप में आपको आंसर दे देगी। और यूक्लिड वाली मेथड कंप्यूटर के अंदर भी बहुत यूज होती है ना, क्योंकि वो उसका एक फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे आप इस मेथड को उपयोग करेंगे तो आपकी टेक्स्ट बुक में उस हिसाब से बहुत सारे सवाल दिए गए हैं। तो आप यूक्लिड की मेथड से इस प्रकार से वजन मतलब आप HCF निकाल सकते हो। HCF मतलब गुशा, बराबर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपने HCF निकाला है और LCM भी निकालना है तो गुणनखंड की रीति से कैसे निकलेगा? तो LCM की निकालना है तो सबसे अधिक घात लेना है। तो अधिक घात कितनी है? इन दोनों में 15 के गुणनखंड ये रहे और 12 के गुणनखंड ये रहे। तो 15 और 12 के गुणनखंड में सबसे अधिक घात कौन सी है? तो 2 की सबसे अधिक घात, इसमें 2 है और इसमें 0 है, तो 2 की सबसे अधिक घात ले लेते हैं। फिर 3 की सबसे अधिक घात कितनी है? तो 3 की सबसे अधिक घात 1 है। और 5 की सबसे अधिक घात कितनी है? 5 की सबसे अधिक घात भी 1 है। तो यहाँ पे 2 की 2 घात मतलब 4 गुणा 3 गुणा 5, मतलब 5 चौके 20 या 60 हो रहा है ना। तो LCM कितना आ रहा है? LCF नहीं रहेगा, LCM रहेगा, है ना। तो 5 चौके 20 या 60 आ रहा है LCM। और LCM जब अगर 60 आ रहा है, बराबर है, तो इस तरह से इसका LCM इस तरह से यूक्लिड की मेथड से करना है। तो यूक्लिड बोलता है अरे इसमें अगर आपके पास HCF मिल चुका है तो LCM ढूंढने के लिए अलग मेथड करने की क्या ज़रूरत है? अगर आपका A बराबर, समझ लीजिए A बराबर 15 है, B बराबर 12 है, तो इन दोनों की मदद से, और ये आपका HCF है, उन तीनों की मदद से LCM निकल जाएगा। अगर 2 संख्या है तो 3 संख्या है तो बात अलग है। तो अगर LCM और HCF का क्या फॉर्मूला है? तो बोल रहा है कि HCF और LCM का गुणा कर दो, बराबर आपकी 2 संख्या उन दोनों का गुणा कर दो, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो HCF तो आपको मिल चुका है 3 यूक्लिड की मेथड से। LCM आपको ढूंढना है। तो A कितना है? 15 और B कितना है? 12। तो LCM ढूंढना है तो आपको 3 तो उधर लेके जाना पड़ेगा। तो 15 गुणा 12 बटे में 3, तो 3 को मैं उड़ा देता हूँ 12 से, तो 4 से कट जाएगा, तो 15 चौके क्या होगा? 60 होगा। तो देखो यहाँ पे LCM भी मिल गया आपको 60, यूक्लिड की मेथड से, सूत्र की मेथड से। तो अगर आपने यूक्लिड की मेथड से HCF निकाला है तो आपको ये फॉर्मूला का यूज करके आपको LCM निकालना होगा। क्लियर हुआ? लेकिन आपको गुणनखंड की रीति से बोला है तो आपको ये मेथड से सबसे अधिक घात से LCM मिलेगा और सबसे कम घात में HCF मिलेगा। तो यहाँ पे आपका ये हुआ पहला टॉपिक खत्म। अभी हमें दूसरे टॉपिक में जाना है जहाँ पे मैं वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की बात करेंगे, है ना। तो हमें क्या करना है? हमारे पास तो बहुत सारी संख्याएं हैं, है ना। दुनिया में कितनी भी संख्या की बात करो तो आपको मतलब उसकी असंख्या है तो असीमित हो सकती है ना। कोई भी संख्या ले लो, उसमें 1 जोड़ दो तो वो उससे बड़ी संख्या बन जाएगी, है ना। लेकिन इन सभी संख्याओं का सही ढंग से वर्गीकरण करना जरूरी है और सभी संख्याओं की एक सही में पहचान होनी जरूरी है। जैसे कि हमको पता है
कि 1 2 3 4 5 हमें इंसानों की संख्या गिननी है तो हम कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 5 गिनते हैं ना, तो वो हमारा नेचुरल नंबर है। कोई भी प्राकृतिक वस्तुओं को गिनने के लिए 1 2 3 4 5 का यूज होता है ना, तो वो हमारा नेचुरल नंबर है ना, प्राकृतिक संख्या है। वो प्राकृतिक संख्या के बाद हम उसमें आर्यभट्ट के शून्य को जोड़ दें, है ना, तो वो नेचुरल नंबर में से होल नंबर बन जाता है 0 1 2 3 4 5। इसको हम बोलते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। होल नंबर के अंदर हम अगर माइनस ऋण संख्या को जोड़ दे, ये भी देखो इसमें धन भी है, ये धन संख्या है, शून्य भी है, और ऋण संख्या को भी जोड़ दे, है ना, ऋण संख्या मतलब -1 -2 -3, वो सब भी जोड़ देते हैं, तो ये बन जाती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या, इसमें माइनस भी आएगी, 0 भी आएगा, और प्लस संख्या भी आएगी, धन भी आएगा, शून्य भी आएगा, ऋण भी आएगा। ठीक है, तो इसके बाद ये पूर्णांक संख्या जो है उसके साथ साथ कुछ संख्या ऐसी होती है जो अपूर्णांक होती है। अपूर्णांक संख्या की बात करें तो अपूर्णांक संख्याओं को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। दशमलव स्वरूप में भी लिख सकते हैं, और उसको शुद्ध अपूर्णांक के रूप में भी लिख सकते हैं। शुद्ध अपूर्णांक मतलब गुणोत्तर स्वरूप बोलते हैं उसको। कौन से स्वरूप में? गुणोत्तर स्वरूप, अनुपात स्वरूप में लिख सकते हैं, गुणोत्तर या अनुपात स्वरूप में। तो अनुपात स्वरूप में लिखते हैं उसको P/Q या A/B ऐसे स्वरूप में लिख सकते हैं। ऐसा भी बोला जाता है A/B, P/Q अंश और हर होता है। दशमलव स्वरूप में क्या होता है? 0.393 या 8.332, ये दशमलव मतलब डेसिमल मेथड है, और ये है अनुपात स्वरूप मतलब रेशियो मेथड है ना। तो रेशियो मेथड में हम कोई भी अपूर्णांक को, ये पूर्णांक को भी हम रेशियो मेथड में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास है 15, तो मैं लिख सकता हूँ 15/1 या फिर 30/2, तो ये भी हो गया हमारा रेशनल मेथड, रेशियो मेथड, है ना, तो वो 15 ही हो गया ना। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे मैं बात करूँ कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 1/2, तो इसको मैं दशमलव स्वरूप में भी लिख सकता हूँ 0.5। क्लियर हुई बात? तो ये पूर्णांक और अपूर्णांक दोनों मिल जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। गुजराती में सममय संख्या कहवाय। परिमेय मतलब रेशनल, जिसको हम रेशियो के हिसाब से लिख सकते हैं, रेशनल नंबर, P/Q स्वरूप में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर, है ना, यानी गुजराती में सममय संख्या कहवाय। बराबर है। लेकिन उसके अंदर कुछ संख्या ऐसी भी हो सकती है जो, जिसको हम P/Q में रेशनल नंबर के हिसाब से नहीं लिख सकते, है ना, होता तो वो भी अपूर्णांक ही है, लेकिन उसको हम रेशनल हिसाब से नहीं लिख सकते, है ना। तो अपरिमेय संख्या, उसको मैं नाम दे देता हूं, है ना, तो उसको इरेशनल बोलते हैं इंग्लिश में। इरेशनल जो नंबर है उसको गुजराती में क्या बोलते हैं? असममय संख्या। गुजराती में असममय संख्या कहवाय, है ना, तो उसको हम P/Q में नहीं लिख सकते। बराबर। कौन सी संख्याओं को P/Q में नहीं लिख सकते, वो जानने के लिए हम दशमलव स्वरूप से भी उसको प्राप्त कर सकते हैं, है ना। दशमलव स्वरूप जो उसका होता है, उसका डेसिमल मेथड जो होता है, तेनी दशांश पद्धतिમાં જે આના આંકડા હોય એના પરથી આપણને ખબર પડી જાય કે એને P/Q में લખાય કે नहीं લખાય, उसको P/Q में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याएं मिलाएंगे तो उसको बोलेंगे हम वास्तविक संख्या, है ना। तो वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं अपूर्णांक को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है, इसका पूर्णांक का भी मेरे दिमाग में से निकल गया है। चलो, तो ये हो गई बात वास्तविक संख्या की, परिमेय और अपरिमेय की। लेकिन हमें उसको ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? तो मैंने उस दिन लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार बता देते हैं, है ना, कि कोई भी संख्या को आप, कोई भी संख्या ले लो, आप
उसका अपूर्णांक करते हो और उसको दशमलव स्वरूप में प्राप्त करते हो तो क्या होता है। मैंने एक बार आपको बताया था कि 1/2 कर दो, क्या आंसर आएगा 0.5 आएगा। 1/3 कर दो, ये भी एक अपूर्णांक है, क्या आएगा 0.333333, ऐसा कंटिन्यू जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.3 का ऊपर डॉट कर देते हैं या डैश कर देते हैं। 1/4 कर दो तो क्या होगा 0.25 हो जाएगा, अटक जाएगा वहाँ पे, ये रुक जाएगा, यहाँ पे ये रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शांत। इसको हम क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं, शांत दशमलव, है ना। इसको क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, है ना। चलो अभी 1/5 तो ये क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, ये क्या हो गया, शांत हो गया, है ना। 1/6 तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0.16666 डॉट 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 डॉट, मतलब इसको लिख सकते हैं 0.16 के ऊपर बार, तो ये भी हो गया अनंत। क्लियर। उसके बाद हम करेंगे 1/7 तो क्या होगा 0.142857, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, 28 का डबल 56, 56 का हो जाएगा 57, लास्ट में बचा 7 तो 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, 28 का डबल 56, 56 का 6 नहीं लेंगे हम 7 लेंगे तो 7 का, तो कंटिन्यू ये भी जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 1 4 2 8 5 6 7 वापस वही चीज रिपीट हो रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.14285 बस इसके ऊपर मैं बार लगा देता हूँ, इतनी संख्या रिपीट हो रही है, मतलब ये है तो अनंत, लेकिन इसको मैं ऊपर ऐसे बार में लिख सकता हूँ, है ना। मतलब वो आवर्ती है, क्या हो रहा है, ये आवर्ती है। आवर्ती मतलब बार बार पुनरावर्तन होता है। पुनर 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 मतलब वापस, आवर्त मतलब आना, आवर्त मतलब आना, है ना। पुनरावर्तन, पुनः प्लस आवर्तन मतलब क्या हो गया, पुनः का पुनर हो जाता है पुनरावर्तन, पुनर प्लस आ मतलब क्या हो जाएगा, पुनरावर्तन, है ना। वापस पुनरावर्तन हो जाए, पुनः आवर्तन होता है, इसलिए उसको आवर्ती बोलते हैं। गुजराती में आवृत कहवामां आवे छे, बराबर है। तो शांत तो आवर्ती है, मतलब वापस 6 નું પુનરાવર્તન થાય છે, रिपीट रिपीट रिपीट, है ना। आमा 6 संख्या નું પુનરાવર્તन થાય છે, रिपीट रिपीट रिपीट, आमा 3 નું रिपीट 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 થાય છે। 1/8 લઈ લો 0.125 આવશે, तो ये तो शांत થઈ ગઈ, अटकी गई। 1/9 ले लो 0.111111 पुनरावर्तन हो रहा है ना। पुनरावर्तन अटक नहीं रहा है, यहाँ पे डॉट 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 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी डॉट 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 लिखना पड़ेगा मुझे, नहीं तो वो संख्या बदल जाएगी। तो ये अनंत हो गया, है ना। लेकिन आवर्ती है, कौन से है, आवर्ती हो रहे हैं ना, आवर्ती है, ये भी अनंत है और आवर्ती है, ये भी अनंत है लेकिन आवर्ती है। इसी प्रकार 1/10 ले लो तो क्या हो रहा है 0.1 हो रहा है। तो आप देख सकते हो जो भी शांत संख्या है उसके बारे में आप चेक कर सकते हो, जो भी शांत संख्या है उसके बटे में 10 है, 8 है, 5 है, 4 है और 2 है। इन सभी को मैं मिलाऊं तो क्या हो रहा है, मैं अब चेक कर सकता हूं। इन सभी को अगर मैं मिलाऊं तो क्या हो सकता है, अगर मेरे पास इतनी संख्या ऐसी है कि बट्टे में क्या क्या है, 2 है, फिर 4 है, तो 4 तो एक्चुअली 2 की 2 घात हो गई, फिर 5 है तो ठीक है 5 है, उसके बाद देखने जाएंगे तो 8 है, तो 8 तो 2 की 3 घात हो गई, है ना। उसके बाद ये 5 की 1 घात हो गई, ये 2 की 1 घात हो गई। अच्छा, उसके बाद क्या है 10 है, तो 10 के अंदर क्या है, 2 की 1 घात है, 5 की भी 1 घात है। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 1/100 करूँ तो क्या होगा 0.01 होगा, लेकिन अटक जा रहा है क्योंकि ये शांत है। तो इसको क्या होगा, बट्टे में 100 ले रहा हूँ मैं, तो बट्टे में 100 ले रहा हूँ तो 100 बट्टे में क्या ले रहा हूँ मैं, 2 की 2 घात और 5 की 2 घात ले रहा हूँ, है ना। 1/40 करूँ तो क्या होगा
1/40 करूँ तो क्या होगा, है ना, बट्टे में 40 है तो ये भी अटक जाएगा। देखो 0.25 आए, 0.025 आएगा आई थिंक। 1/40 करना है ना, 0.025 आएगा, लेकिन ये तो शांत है ना, तो शांत है तो इसको मैं, इसके बट्टे में जो है वो क्या है, 40 है, तो 40 क्या है, 2 की 3 घात है। 40 मतलब 8×5=40 होता है, तो 8×5, तो 8 क्या है, 2 की 3 घात है और 5 की 1 घात है। क्लियर। तो यहाँ पे कुल मिला के या तो 2 या 5, दो में से कोई आएगा, और 2 की और 5 की कितनी भी घात हो तो चलेगी, 2 की कोई भी कितनी भी घात हो और 5 की और कितनी भी घात हो, m या n कितनी भी घात हो चलेगा। उसका दशमलव हम निकालेंगे, उसका हम अपूर्णांक का दशमलव मतलब डेसिमल मेथड, मतलब दशांश पद्धति मुजब આપણે અપૂર્ણાંક કાઢીએ તો એ શાંત આવે, કેવું આવે, શાંત આવે। અને જો શાંત આવે તો એની આપણને ગણતરી આવડવી જોઈએ, તેનો આપણે સારી રીતે ઉપયોગ કરતા થઈ જવા જોઈએ, है ने। तो એનો આપણે એક બે દાખલા જોઈ લઈએ અને પછી આપણે જઈએ અનંત પર જઈએ, પછી અનંતના એકાદ બે દાખલા જોઈ લઈએ અને પછી આપણે જોઈએ અનાવર્તી જોઈ લઈએ, એનો એકાદ દાખલો જોઈ લઈએ તો શું થાય છે, है ने। तो મારી પાસે અમુક સંખ્યા છે, हाँ, तो देखो मेरे पास एक सवाल है, पंद्रह बट्टे 1600। सर हमारी स्क्रीन नहीं देखा। तो ये 15/1600 मेरे पास है। मुझे पूछा गया है कि ये कौन सा है, शांत है कि अनंत है। अगर वो शांत है तो मुझे उसका दशमलव में लाके बताओ, शांत है कि अनंत है ना। तो मैं क्या करूँगा, 15/1600 है, तो पहले तो मैं 15 का तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1600 का मैं गुणनखंड निकालूंगा। तो 1600 का मैं गुणनखंड निकालूंगा तो क्या होगा, तो पहले तो यहाँ पे 0 है तो मैं 2 से भाग करूँगा, तो यहाँ पे आएगा 800, वापस 2 से करूँगा तो 400 आएगा, वापस 2 से करूँगा तो 200 आएगा, वापस 2 से करूँगा तो 100 आएगा, वापस 2 से करूँगा 50 आएगा, 2 से करूँगा 25 आएगा, 2 से नहीं 5 से करूँगा 5 आएगा, 5 से करूँगा 1 आएगा। तो मुझे ये बताओ यहाँ पे नीचे 2 की कितनी घात आएगी, 6, और 5 की कितनी घात आएगी, 2। तो बट्टे में कौन सी घात आ रही है, 2 और 5 ही आ रही है ना। तो यहाँ से हमें पता चल जा रहा है कि ये शांत है, क्योंकि 2 और 5 की ही घात आ रही है ना। तो अभी मुझे बोला है कि शांत है, तो फिर उसका दशमलव स्वरूप लाके बताओ। तो हम तो लाके बताएंगे भाई, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। पहले 2 और 5 में देखते हैं किसकी घात कम, किसकी घात कम है, 5 की घात कम है कि 2 की घात कम है, 5 की घात कम है। कितनी कम है, 4 घात कम है, तो उसके 4 घात से हम गुणा कर देंगे। कितनी घात से गुणा करेंगे, 5 को 5 की 4 घात से गुणा भी करेंगे और बट्टे में भी गुणा कर देंगे, अंश और दोनों साइड में गुणा कर देंगे, है ना। तो ठीक है, ऊपर तो 15 है, उसको 5 की 4 घात कितनी होती है, 625 होती है। 5 की 4 घात कितनी होती है, 625 होती है। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना होता है, 625। अभी वो 625 जो है, नीचे की बात करें तो 2 की तो 6 घात है, 5 की भी 6 घात हो गई कि नहीं, 5 की 2 और 5 की 4, 5 की 6 हो गई कि नहीं, है ना। तो अभी 15 को मैं 625 से गुणा करूंगा तो क्या होगा, तो 625 गुणा 15 कर देते हम, है ना। तो 5 एकम 5, 2 एकम 2, 6 एकम 6 प्लस 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 10 0, 5 6 30 और 1 31, टोटल कर देते हैं 5 5 बीदो और 1 3, 6 और 3 9। अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो 9355 आ जाएगा। और नीचे 5 दूनी 10 हो गया, और 10 की 6 घात मतलब 6 शून्य लगाने पड़ेंगे। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 5 5 3 9 0 0। 6 शून्य के लिए 6 संख्या हो गई, उसके बाद पॉइंट रखना है और ये हमारा दशमलव स्वरूप बन गया।
इस प्रकार हम अगर शांत है तो उसका मतलब उसको दशमलव स्वरूप में प्राप्त करना आसान हो जाएगा, लेकिन अगर अनंत है तो उसको भाग करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम नहीं ला पाएंगे उसको। मैं इस मेथड से गुणा करके नहीं प्राप्त कर सकता। अगर अनंत है तो, शांत है तो ला सकता हूँ, अनंत आवर्ती है तो नहीं ला सकता, है ना। चेक कैसे करते हैं, देखो एक सवाल ऐसा है यहाँ पे कि जिसमें आपको 29/343 क्या दिया है, 29/343। अब 343 का मैं गुणनखंड निकालने जाऊंगा तो क्या आएगा, 7 की 3 घात हो जाएगी, और 7 की 3 घात हो जाएगी। यहाँ पे 2 और 5 तो है नहीं, तो ये अनंत आवर्ती है। कौन सा है, शांत आवर्ती नहीं है। चलो यहाँ पे 9375 आ रहा है, कोई बात नहीं, तो 9375 लिख दीजिए। अच्छा, यहाँ पे 29/343 से तो 7 की 3 घात हो गई, लेकिन यहाँ पे तो मुझे 2 या 5 चाहिए, उसके अलावा कोई भी आएगा तो हम क्या लिख देंगे, शांत नहीं है, शांत, शांत दशमलव नहीं है, तो क्या है, अनंत दशमलव है। कौन सा है, अनंत दशमलव। ठीक है, तो यह हो गया आपका शांत और अनंत के बारे में पता चल गया आपको। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शांत और अनंत तो हमने देख लिया, इसके बाद मैंने आपको सिखाया कि शांत और अनंत की बात हो गई, लेकिन ये आवर्ती की बात कुछ बताई। ये आवर्ती और अनावर्ती क्या है, मैंने आपको बताया कि जो रिपीट हो रहा है, आवर्तन हो रहा है, पुनरावर्तन हो रहा है, वापस वापस आवर्तन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं। तो आवर्ती जो भी होती है ना, वो परिमेय संख्या होती है। आवर्ती जो भी होती है वो परिमेय, मैंने आपको गुणोत्तर में वहां पे बताया ना वर्गीकरण में कि परिमेय और अपरिमेय, है ना। तो जो भी आवर्त दशमलव स्वरूप में रखे और आवर्ती होती है तो वो परिमेय होती है, लेकिन दशमलव स्वरूप करने पर वो अनावर्ती बनती है। कौन सी बनती है, अनंत अनावर्ती। अनंत तो होती है लेकिन अनावर्ती है, अनावर्ती, है ना। तो वो क्या बन जाएगी, अपरिमेय, मतलब असमय संख्या थी जाए। उसको हम P/Q स्वरूप में नहीं लिख सकते, उसको हम P/Q स्वरूप में नहीं लिख सकते, है ना। तो वो तो हम देख लेंगे, लेकिन पहले उसको जान लेते हैं कि वो कैसा होता है ना। तो अगर ऐसी संख्या आ गई तो आपको P/Q में लाने की जरूरत नहीं है ना। तो परीक्षा में ऐसा भी पूछ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास बुक में एक सवाल दिया है कि मुझे ये बताओ कि ये मतलब शांत आवर्ती है कि अनंत आवर्ती है कि अनावर्ती है, क्या है मुझे बताओ, ऐसा, है ना। अगर वो ऐसा है तो उसको दशमलव स्वरूप में प्राप्त करो, है ना। तो दशमलव स्वरूप में कैसे प्राप्त करना है वो तो आपको पता चल गया, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दशमलव स्वरूप में, यहाँ पे दशमलव स्वरूप में उसको P/Q के स्वरूप में प्राप्त करना है, मतलब रेशियो स्वरूप में, अनुपाती स्वरूप में प्राप्त करना है, गुणोत्तर स्वरूप में प्राप्त करवाना है। तो जो इसमें सबसे पहली संख्या दी है, इसमें मेरे पास है 0.120120120000120000। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये संख्या जो है डॉट 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 डॉट, ये संख्या, पहली बात तो ये बताओ शांत है कि अनंत है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, शांत है कि अनंत है, अनंत। बराबर, अनंत है तो चेक करना पड़ेगा कि वो आवर्ती है कि अनावर्ती। मुझे बताओ आवर्ती है कि अनावर्ती है, रिपीट हो रहा है कि रिपीट नहीं हो रहा है। इसका रिपीटेशन के ऊपर हम लाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यहाँ पे 3 पे लाइन करने जाएगा तो उसके बाद तो 4 है, उसके बाद तो 5 है, उसके बाद तो 6 है, मतलब वो आवर्ती नहीं है। कैसी है, अनावर्ती है। कैसी है, अनावर्ती, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यह दशमलव अनंत अनावर्ती है, इसलिए इसे P/Q स्वरूप में, मतलब कि रेशियो स्वरूप में, मतलब कि अनुपाती स्वरूप में नहीं दर्शा सकते। क्लियर हुआ। एक दूसरा सवाल मेरे को दिया है 43.123456789, बस इतनी संख्या दी है। मुझे ये बताओ कि शांत है कि अनंत है,
शांत है। तो शांत को तो दशमलव स्वरूप में पी अपॉन क्यू में बताने में कोई हर्ज नहीं है। शांत है ना, बहुत आसान हो गया दशमलव स्वरूप में। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया मैंने। और इसको पी अपॉन क्यू में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पॉइंट लिखा है वहां पे 1 करेंगे, उसके बाद जितने जीरो करने, जितनी संख्या उतने जीरो कर देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो है तो 9 शून्य कर दिया मैंने, तो ये उसको पी अपॉन क्यू स्वरूप मिल गया। अब मुझे दिए तीसरी संख्या, सेम ऐसी संख्या है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे बताओ ये शांत है कि अनंत है? अनंत है। तो अनंत है क्योंकि उसके ऊपर डैश किया हुआ है, उतना संख्या का आवर्तन हो रहा है, पुनरावर्तन हो रहा है ना। तो पुनरावर्तन हो रहा है तो इसका अर्थ यह हुआ कि अनंत है। तो अनंत को अनंत है, लेकिन मुझे ये बताओ भी आवर्ती है कि अनावर्ती है? आवर्ती है, क्योंकि ऊपर लाइन किया है, लाइन किया है, उसका अर्थ ही होगा कि आवर्ती है, उस उतनी संख्याओं का आवर्तन होगा, मतलब पुनरावर्तन होगा, है ना। तो ये आवर्ती है, तो इसको हम पी अपॉन क्यू स्वरूप में लिखते ही और लिख सकते हैं। लेकिन कैसे, वो हमें इसके मेथड हमें पता होनी चाहिए। 9th में भी आपने सीखा था, वापस सीख लेते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ऐसी संख्याओं को हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, है ना। तो x बराबर मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, पॉइंट के बाद कितनी संख्याओं का आवर्तन हो रहा था, इस परिणाम को मैं दे रहा हूँ 1 नंबर। पॉइंट के बाद कितनी संख्याओं का आवर्तन हो रहा था? 9 संख्याओं का आवर्तन हो रहा था, है? तो मैं 9 जीरो वाली एक संख्या लेता हूँ, है ना। 9 जीरो वाली एक संख्या लेता हूँ, दोनों साइड गुणा कर देता हूँ। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्स, है ना। क्या किया मैंने? एक्स कर दिया। कितने एक्स हो गए? और इस साइड अगर इतनी संख्या से गुणा करूंगा तो पॉइंट है वो 9 कदम पीछे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो क्या होगा? 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट वहां से यहाँ आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1। एक बार पॉइंट आ गया, दूसरी बार नहीं करना होता है, पता है ना आपको। यह हो गया परिणाम नंबर 2। अच्छा, मैं ये इस निशानी को मैं हटा देता हूँ। अभी पॉइंट तो इधर से उधर चला गया, और अभी परिणाम नंबर 2 में से परिणाम नंबर 1 को मुझे माइनस करना है। क्या करना है? परिणाम नंबर 1 को माइनस करना है ना। तो यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखूंगा 43 1 2 3 4 5। यहाँ पे अनंत जा रहा है, डॉट डॉट लिखना पड़ेगा, मेरी गलती है, मेरे मार्क्स तो कट जाएंगे, आपके नहीं कटने चाहिए। अभी मैं तीसरी बार नहीं लिखूंगा तो चलेगा ना, यहाँ पे पहली परिणाम में से खाली यहाँ से डॉट डॉट कर दूंगा तो चलेगा ना, क्योंकि दोनों का अर्थ तो एक ही हुआ। अरे मेरे को उधर कहाँ जा रहा है? चलो ओके। अभी ये जितनी संख्या है उसमें से एक एक्स माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 9 टाइम्स रहेगा, इतने एक्स बच जाएंगे, और इसमें से इतने माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? पॉइंट के बाद का तो सब सेम है, तो वो तो जीरो कट जाएगा पूरा। उस 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 6। 8 में से 4 गया तो 2 बचेगा, बाकी का सब एज इट इज 6 5 4 3 2 1 3 4। अभी x बराबर क्या होगा? 4 3 1 2 3 4 5 6 7 2 6 अपॉन 999999999। बस आपको पी बटे क्यू में तो आपने लिख दिया है। हाँ, इसको और आप काटना चाहे तो काट सकते हैं, है ना। ऊपर की संख्या को अगर मैं टोटल मारूँ 4 + 3 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 2 + 6 कितना आ रहा है बताओ मुझे? 1 से 5 का 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 29 30, 31 32 33 34 35 36
43 आ रहा है, 43 आ रहा है, मतलब ऊपर का टोटल जो है वो 9 से डिवाइड नहीं कर सकते हम, 3 से भी डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे चेक कर लेते एक बार, 8 में से 4 गया तो 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 4। अब 3 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, नीचे वाले को भी तो नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल से यही रहने देते हैं अभी तो यही हमारा P अपॉन Q स्वरूप हो गया। ये कौन सी रीति बताई मैंने आपको, ये मैंने आपको कौन सी रीति बताई, कौन सी मेथड बताई? अगर कोई संख्या को दशमलव स्वरूप में है और वो अनंत है, पुनरावर्ती है, तो उसको P बटे Q स्वरूप में कैसे लिखते हैं, वो क्लियर हुआ आपको, है ना? तो यहाँ पे ये चैप्टर के मेन टॉपिक तो सब खत्म हो गए, लेकिन एक टॉपिक यहाँ पे है करनी वाला, जो कि आपकी किताब में बहुत कम दिया हुआ है। हाँ, तो मेन टॉपिक तो यही है। अगर आपको कुछ बड़े सवाल पूछ सकते हैं तो ये मैंने अभी नहीं करवाए हैं, लेकिन अगर आपको सवाल पूछने हैं तो मुझे पूछ सकते हो।